नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन ई के बाद। ओके, अगर हमने पिछले तक डी तक पढ़ लिया था तो आज हम इसमें बताएंगे कि कौन से प्री मीन्स के पर्पज से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्री और मीन्स में किस तरीके से पूछा जाता है। तो इनके लिए सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनता कि सिर्फ सेक्शन 2 ई जो है वो आपका सेपरेट क्वेश्चन बना दे, 2G सेपरेट क्वेश्चन बना दे, नहीं। 2A 2B 2D सेपरेट मीन्स का क्वेश्चन बनाती है, बट ये सेपरेट नहीं बनाती, ये कनेक्ट होके बनाते हैं सेक्शन से। तो अगर हमें इसके मीन्स के लिए पढ़ेंगे तो हम बाद में मैं आपको इसके बता दूंगी कैसे बनाए जाते हैं, पूरा एक टॉपिक लेके आऊँगी, उसमें सब कुछ बता दूंगी। आज हम फिलहाल इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि प्री में कैसे पूछेंगे। तो सबसे पहले जल्दी बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, ठीक है, क्योंकि प्री के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी एडीपीओ दोनों के लिए, और मीन्स के भी कई जो पॉइंट है हमको यही मिल जाएंगे। तो पहले हमें समझना पड़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट क्या होता है कि जब दोनों आपस में मिलकर कोई एग्रीमेंट कर ले, तो आपने सुना ही होगा एग्रीमेंट मीन्स होता है करार, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डायरेक्ट से। हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है, ठीक है। अब कैसा वचन और कैसा उनका संवर्ग, ये हम बात करेंगे। ए जो है, ए ने बी को बोला कि मैं जो है वो आपको अपनी घड़ी, ठीक है, या फिर अपनी टेबल 2000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या हो गया, ये प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस बन गया। अब यहाँ पर ए प्रॉमिस करता है बी को कि मैं आपको अपनी टेबल 2000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, और बी यहाँ ये कहता है कि हाँ, मैं आपकी 2000 रुपये में खरीद लूंगा। अब बी के लिए क्या कंसिडरेशन हो जाएगा, टेबल, और ए के लिए क्या हो जाएगा, बी के 2000 रुपये। ये दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के बदले कुछ ना कुछ एक दूसरे को मिल रहा है। तो ये एक क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट के लिए सबसे एसेंशियल एलिमेंट होता है कि उसमें कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता। विदाउट कंसिडरेशन हर संविदा शून्य होती है। बिना प्रतिफल के संविदा या बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है, ठीक है। वचन जो होता है, वचन तो बिना प्रतिफल के भी हो सकता है। मैं ए को बोल दूंगी मैं ए को 10,000 रुपये देने का वचन देती हूँ, ये मैंने सिर्फ एक सिंपल प्रॉमिस किया है, लेकिन ये प्रॉमिस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आ पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में तब तक नहीं आएगा जब तक ए को कुछ उसके बदले मिल नहीं रहा हो, उसको कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा हो। इतना समझ में आ रहा है? इसे हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए है, ए ने बी को एक प्रपोजल दिया लेटर के थ्रू कि मैं आपको 2000 रुपये में अपनी टेबल बेचना चाहता हूँ। बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। नाउ दिस बिकम अ प्रॉमिस, ठीक है। पहले ये क्या था, एक प्रपोजल था कि मैं आपको प्रपोजल मतलब प्रस्ताव देता हूँ कि आप मेरी 2000 रुपये में क्या टेबल खरीदना चाहेंगे। बी ने इसे कर लिया एक्सेप्ट, हाँ खरीदना चाहता हूँ। ऐसे ये क्या बन गया, प्रॉमिस। दोनों का एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, ए का हो गया कंसिडरेशन कि उसको मिल जाएंगे 2000 रुपये, और बी का क्या हो गया कंसिडरेशन, उसको मिल जाएगी उसके बदले टेबल। दोनों को कंसिडरेशन एक दूसरे के बदले मिल रहा है। प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन हो गया। जैसे ही कंसिडरेशन हुआ, ये एक एग्रीमेंट बन गया। अब दोनों का क्या बन गया, एक एग्रीमेंट। उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ ठीक है, चलो 3 तारीख को 3 जनवरी 2025 को मैं आपको अपनी टेबल दे दूंगा, आप मुझे 2000 रुपये दे देना। दोनों की स्वीकृति हो गई, दोनों के सिग्नेचर हो गए। दिस बिकम एन एग्रीमेंट। और अगर ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, अगर इसे हम कोर्ट में जाके इन्फोर्समेंट इसका करा सकते हैं, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसका इन्फोर्समेंट नहीं करा सकते तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब इसके हम आगे बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं बन पाएगा, कब एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, आगे बात करते हैं। पहले हम इसके पहले पढ़ लेते हैं ये, ठीक है। 2F पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2F किसके बारे में बात करता है, 2F बात करता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में बताया गया है सेक्शन 51 से 58। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं, ये यही होते हैं कि जब किसी ना किसी को किसी ना किसी के बदले कुछ ना कुछ तो मिले, मतलब कंसिडरेशन हो। सिंपल अगर प्रॉमिस कर दिया जाएगा ना, ए बी को प्रॉमिस कर दे मैं आपको 2000 रुपये देने का वचन देता हूँ, ये सिंपल प्रॉमिस है, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है। रेसिप्रोकल यानी व्यतिकारी वचन कब होते हैं, जब जो ए है वो बी को कहे कि मैं आपको अपनी टेबल बेचना चाहता हूँ 2000 रुपये में, और बी उसे एक्सेप्ट कर ले। यानी दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ये इसे टेबल दे रहा है तो ये इसे 2000 रुपये भी दे रहा है, तो ये एक रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो जाते हैं। समझ में आया? यानी वे वचन तो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग होते हैं।
ये इसको वचन दे रहा है टेबल देने का, ये इसको वचन दे रहा है 2,000 रुपये देने का। दोनों एक दूसरे को वचन देना है और दोनों के वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल है। इसका वचन है टेबल देने का, ये इसके लिए कंसिडरेशन है। इसका वचन है 2,000 रुपये देने का, ये ए के लिए कंसिडरेशन है। क्लियर हुआ? ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम 2G के बारे में। 2G बात करता है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। एक ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो, शून्य कहलाता है। इसका हम एक एग्रीमेंट लेते हैं कि ए है, ए ने बी से एक एग्रीमेंट किया कि देखो मैं जो तुम्हें 1 किलो गांजा दूंगा, बदले में क्या करना, तुम मुझे जो है वो 1 करोड़ रुपए दे देना। ठीक है, हो गया एग्रीमेंट। अब कल को अगर ये एग्रीमेंट ब्रीच हो जाए और ए जो है वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाके बोले कि देखो मैंने बी को 1 किलो गांजा दे दिया था पर बी ने मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए, क्या कोर्ट इसे इसका परफॉर्मेंस करवा देगा? क्या ये कोर्ट इन्फोर्स से करा देगा? इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं, ये तो इलीगल है। तो वही जिसका हम इन्फोर्समेंट कोर्ट के द्वारा नहीं करा सकते, अगर उसका कल को ब्रीच हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वो एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही वॉइड हो जाता है, यही वॉइड हो जाएगा वो एग्रीमेंट। ठीक है, या फिर कल को बी चला जाए कोर्ट में कि मैंने ना 1 करोड़ रुपए तो दे दिए थे पर इन्होंने मुझे 1 किलो गांजा नहीं दिया, तो अभी नहीं करा सकता कोर्ट, अरे ये आप इलीगल काम कर रहे हो। ठीक है, अब कौन से कंसिडरेशन वैलिड होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट वैलिड होते हैं, कौन से इलीगल होते हैं, क्या होता है, ये हमें सेक्शन 23 में बताया गया है। हम आगे पढ़ेंगे इसके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं 2H। 2H क्या कहता है? वह करार जो विधिवत प्रवर्तनीय हो संविदा है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो, इसका मतलब अगर वो कल को ब्रीच हो जाए तो हम कोर्ट में जाके कह दें कि इसका ब्रीच हो गया, इसका हमें परफॉर्मेंस कराओ, तो वो क्या हो जाता है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब वैलिड एग्रीमेंट होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करा सके तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसकी डेफिनेशन हमें किसने दी थी? सर जॉन सामंड ने इसकी डेफिनेशन की दी थी। किसने दी थी? सर जॉन सामंड ने इसकी डेफिनेशन दी थी। इसे भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि हम पहले वाला डायग्राम ले लें। ए ने बी के साथ क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, एक एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें 3 जनवरी 2025 को अपनी टेबल 2,000 रुपये में बेचने की संविदा करता हूँ या बेचने का एग्रीमेंट करता हूँ। बी ने उसे कर लिया एक्सेप्ट, दोनों के सिग्नेचर हो गए, ए के हो गए और बी के हो गए। कल को ए क्या करता है? 3 जनवरी 2025 को टेबल लेके पहुंच जाता है और टेबल बी को दे देता है, पर बी उसे 2,000 रुपये नहीं देता। तो क्या ए कोर्ट में जाके इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। या फिर इसका कुछ प्रतिकर कंपनसेट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। तो ये क्या हो गया? ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो गया। तो ये क्या बन गया? ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सेम अगर हम यही एग्जाम्पल ले लें, क्या इसे इन्फोर्स करा सकते हैं? नहीं, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वर्ड एग्रीमेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम सेक्शन 2 के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से जो एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये हमें सेक्शन 10 में बताया गया है, कौन कौन से जो एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं। ठीक है, हाँ एक बात और आपको बता दिया जाए कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लो। ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसे हम, ये एक मीन्स का क्वेश्चन बनता है सेपरेट। ये जो लाइन है बहुत बार मीन्स में पूछी जाती है, बनता भी है। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से इसके प्रॉपर नोट्स बना के दूंगी, पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सारे जो संविदाएं होती हैं वो करार होती हैं, पर सभी करार जो होते हैं वो संविदा नहीं हो पाते। ये तो आप जान ही रहे हैं कि जो अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया यहाँ आके तो वो एग्रीमेंट तो है ही ना, वो पहले इस स्टेज से होके आएगा। तो इसका मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक पहुंच पाया है तो वो एग्रीमेंट तो है ही। बट अगर वो एग है और वो नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, जिसका हम विधि के द्वारा प्रवर्तन ही नहीं करा सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। यानी वो एग्रीमेंट तक तो पहुंच जाएगा कि चलो हमने एग्रीमेंट कर लिया, ए ने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं 1 किलो गांजा दूंगा, तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे देना, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। बट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो एग्रीमेंट तो है ना। तो इससे ये होता है कि ऑल एग्रीमेंट इज एन ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट
बट नॉट ऑल एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सभी संविदाएं करार होती हैं, बट सभी जो करार होते हैं वो संविदाएं नहीं होते। समझ में आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं हम 2I के बारे में। तो सेक्शन जो 2I है वो कहता है वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं शून्य करनी है संविदा। मतलब एक साइड से तो वो वैलिड होती है, उसका हम इन्फोर्समेंट करा सकते हैं, बट अगर एक पक्षकार चाहे तो उसे वॉइडेबल करा सकता है। वॉइडेबल का मतलब होता है कि जब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड नहीं कराएंगे ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है। मतलब इसमें क्या होता है, सिंपल सी हम एक बात कह सकते हैं कि इसमें जो एक्सेप्टेंस दी जाती है, इसमें जो हमारी एक्सेप्टेंस दी जाती है ना, एक्सेप्ट जो उसे करता है ना, वो उसे या तो किसी फ्रॉड के चक्कर में, ठीक है, या फिर उसे कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, या उसे प्रपीड़न किया गया है, ठीक है, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के चक्कर में वो ना अपनी सहमति दे देता है, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट फ्रॉड नहीं होता कि इस कॉन्ट्रैक्ट को करने का ऑब्जेक्ट फ्रॉड होता है, नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस फ्रॉड से ली जाती है, ठीक है। एक्सेप्टेंस फ्रॉड से ले रहे हैं, पूरा मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट फ्रॉड करना हो गया ना तो वॉइड हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो वॉइड हो गया ना करना, कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो इलीगल है या वो फ्रॉड है तो फिर वॉइड हो जाएगा। बट सिर्फ एक्सेप्टेंस अगर फ्रॉड या फॉल्स या प्रपीड़न या अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है तो फिर ये वॉइडेबल होगा। तो फिर ये वॉइड की कंडीशन में फॉल नहीं करेगा। वॉइड की कंडीशन में कब फॉल करता है, जब इसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल हो। अब इस हमें छोटे से डिफरेंस में, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है जो कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ए है, ए ने बोला बी को कि आप मेरी जो कंपनी है ना, इसे आप कंपनी को देखिए आप ले लीजिए, मैं इस कंपनी को आपको दे देता हूँ, इसके बदले आप मुझे 5 करोड़ रुपए दे देना। बिल्कुल सही है, बी ने एक्सेप्टेंस भी दे दी, ठीक है। ए ने कहा कि अरे मेरी कंपनी में आपको पता है 500 टन ऑयल होता है, या फिर जो भी चीज़ होती है, उसने ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी। बी को लगा अरे 500 टन ऑयल होता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे दूंगा, आप मुझे अपनी कंपनी दे दिए। बाद में बी को पता चलता है कि सिर्फ इसके यहाँ तो सिर्फ 250 टन ही होता है, 250 टन ही ऑयल होता है। यानी बी ने एक्सेप्टेंस कैसे दी, इसने क्या, इसका ऑब्जेक्ट इलीगल था, सिर्फ इसने फ्रॉड किया, मतलब इसने झूठ बोला। झूठ किस लिए बोला, सिर्फ एक्सेप्टेंस लेने के लिए कि इसका पूरा फ्रॉड था। ऑब्जेक्ट फ्रॉड नहीं था, इसका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं था, ठीक है। सिर्फ इसने एक्सेप्ट, बी की एक्सेप्टेंस के लिए इसने एक झूठ बोल दिया। तो इसकी तरफ से तो ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंपनी अपनी दे रहा है, 5 करोड़ ले रहा है, बिल्कुल वैलिड है, कुछ भी इसमें कुछ नहीं है। लेकिन बी की तरफ से वॉइडेबल हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपने भाई साहब 500 कहा था और मिल हमको 250 रहा है। तो बी चाहे तो इसे जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे बने भी रहने दे और चाहे तो इसे शून्य भी करा दे। ये होता है वॉइडेबल। क्या होता है, वॉइडेबल। वॉइडेबल मीन्स कि जब तक उसे हम शून्य नहीं करा दें, मतलब जब ये वैलिड रहता है, वैलिड टिल जब तक इसे वॉइड नहीं करा दो, जब तक इसे हम वॉइड नहीं करा देंगे तब तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं, अच्छा तो आपने अभी बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट इलीगल हो या ऑब्जेक्ट फ्रॉड हो तो वॉइड हो जाएगा। यहाँ पर भी तो ये कुछ इसने मतलब झूठ बोला, फ्रॉड किया, तो ये वॉइड क्यों लिया। इसका भी हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। सेम एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि देखो मेरी कंपनी ले लो 5 करोड़ रुपए में, इसमें 500 टन ऑयल होता है। बी ने कहा ओके एक्सेप्ट, मुझे दे देना, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे दूंगा। लेकिन एक्चुअल में वो कंपनी एक ही है ही नहीं, ये सिर्फ उस कंपनी में एक एम्प्लॉय है, ये कंपनी एक्चुअल में सी की है। अब क्या यहाँ पर ए जो है उसने और यहाँ पर जो है जो 500 टन ऑयल होता है वो चलो मान लेते 500 होता है या 450 होता है या जितना भी होता है, यहाँ ये मैटर ही नहीं है। यहाँ मैटर ये आ गया कि ये फ्रॉड जो कर रहा है, ये ना तो ये इसको राइट है देने का ना कुछ है, ये सिर्फ झूठ इसलिए नहीं बोला कि बी से एक्सेप्ट करवा ले, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाए, ये झूठ इसलिए बोल रहा है जिससे सी को नुकसान हो जाए और बी को भी नुकसान होगा। सी की कंपनी है, आप दे रहे हो, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है, बी ले रहा है, बी के 5 करोड़ रुपए जा रहे हैं, सी की कंपनी जा रही है, ना तो इसको कुछ फ़ायदा ना इसको कुछ फ़ायदा, दोनों को नुकसान हो रहा है। इसका पूरा ऑब्जेक्ट ही फ्रॉड करना है, ये पूरा ऑब्जेक्ट ही फ्रॉड है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए झूठ नहीं बोला गया
कि सिर्फ मुझे बी की एक्सेप्टेंस मिल जाए। यहाँ पर झूठ क्यों बोला गया था कि बी की एक्सेप्टेंस मिल जाए मुझे, 500 टन की जगह 250 होता है, पर बी की सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए। या जो कंपनी थी वो ए की ही थी, तो कुछ गलत नहीं था, ये सिर्फ एक वॉइडेबल था। बी चाहे तो वॉइड करा सकता है, नहीं तो चाहे तो रखे भी रह सकता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो 250 ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ बी चाहे या ना चाहे, ये एग्रीमेंट ही वॉइड है। क्यों ये एग्रीमेंट क्यों वॉइड है? क्योंकि जो इसका ऑब्जेक्ट है वही फ्रॉड है पूरा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि जहाँ ऑब्जेक्ट ही इलीगल होता है, ऑब्जेक्ट ही फ्रॉड होता है, ऑब्जेक्ट ही वैलिड नहीं होता, वहाँ वॉइड होता है। बट जहाँ सिर्फ झूठ इसलिए बोला जाता है कि सामने वाले की एक्सेप्टेंस मिल जाए, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। इसको राइट भी है, ए को राइट है, ए की ही कंपनी है, ए चाहे तो दे सकता है, ए चाहे तो नहीं दे सकता, जो भी है इसमें कुछ झूठ नहीं है। पर यहाँ पर ए दे ही नहीं सकता, तो ये जो क्या होगा, ये पूरा फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 2J के बारे में। जो संविदा विधित प्रवृत्तियां नहीं रह जाती वह तब शून्य हो जाती है जब वह प्रवृत्तियां नहीं रह जाती। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो वैलिड था, तभी तो बाद में वॉइड हुआ है ना, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वॉइड होता तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाता, वो एग्रीमेंट के स्टेज पर आकर ही वॉइड हो जाता। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई जो है एग्रीमेंट की स्टेज से निकलकर कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच पाया, इसका मतलब वो वैलिड था, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच पाया। अगर वो वैलिड नहीं होता तो वहीं वॉइड हो जाता एग्रीमेंट पे आके। तभी तो जो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, बट जो सारे एग्रीमेंट होते हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये ज़रूरी नहीं है। चलिए अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरी बेटी से जो है ना वो शादी कर लो, मेरी बेटी जो सी है उससे शादी कर लो, मैं आपको बदले में 2 लाख रुपए दूंगा। बी ने कहा ओके मैं कर लेता हूँ शादी, ठीक है। पर ये 2 दिन बाद, कॉन्ट्रैक्ट के 2 दिन बाद ही इसकी डेथ हो गई, क्या शादी हो सकती है? पहले तो बिल्कुल वैलिड था, हाँ ठीक है एक ही पुत्री है, इसने बोल दिया कर लो, इसने भी बोल दिया हाँ 2 लाख रुपए दे देना। पर अब वो मर गई, अब तुम कर लोगे नहीं ना, तो अब क्या इसे हम कोर्ट के द्वारा भी इन्फोर्स नहीं करा सकते, तो अब ये वॉइड बन चुका है। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब ये वॉइड हो गया, बट स्टार्टिंग में तो वैलिड ही था ना। अब ये बात करते हैं कि स्टार्टिंग से ये वॉइड कैसे हो सकता था, कि जब ए ने बी से कहा था कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, और जब एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एट अ टाइम ऑफ एग्रीमेंट ही सी जो थी वो जिंदा ही नहीं होती, मतलब सी एट अ टाइम अलाइव ही नहीं होती, वो जीवित ही नहीं होती, तो उस टाइम क्या होता? उस टाइम ये स्टार्टिंग से वॉइड एग्रीमेंट होता, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड एग्रीमेंट होता। ठीक है, अगर लेकिन अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो पाया है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो स्टार्टिंग में वैलिड होता है, बाद में जाके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बट वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? जो एग्रीमेंट की स्टेज पर ही वॉइड हो गया, एक स्टार्टिंग में ही उसका इन्फोर्समेंट ही नहीं करा सकते। वॉइड एग्रीमेंट का इन्फोर्समेंट स्टार्टिंग में तो हो सकता था, बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब उसका इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमें बहुत इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ये प्री में इतने पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ए ने बी को अब एक कहा कि आप जो एक घर है वो मेरा घर ले लीजिए, कितने रुपए में? 5 लाख रुपए में। कितने रुपए में ले लीजिए? 5 लाख रुपए में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसने एक्सेप्टेंस कर ली, बिल्कुल एक्सेप्टेंस कर ली इसने कि हाँ, इसने बोला कि मेरा घर है वो एकदम इतनी अच्छी कंडीशन में, फुल फर्निश्ड है, उसमें सब कुछ है, एसी वगैरह सब कुछ है। बी ने कहा ठीक है हम ले लेते हैं। बाद में पता चला कि इसका घर तो है, ये तो बिल्कुल सही बात है, पर ना तो उसमें एसी है, ना कूलर है, ना टीवी है, उसने सब कुछ झूठ बोला। तो ये क्या है? ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसमें कुछ इसने सिर्फ बी की एक्सेप्टेंस के लिए कि बी ना हाँ कर दे लालच में आके, इसलिए उसने ये झूठ बोल दिया। ठीक है, पर ये है क्या? वॉइडेबल है। बी चाहे तो कह दे हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना अच्छा घर तो मिल गया, चलो ठीक है, और चाहे तो इसे वॉइड भी करा सकता है, ये वॉइडेबल है। ये क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है कि इसमें जो एक्सेप्टेंस होती है ना, वो एक छोटा सा झूठ बोल के ले ली जाती है। एक्सेप्टेंस का मोटिव होता है झूठ बोलना, ना कि पूरा फ्रॉड करना। यही ए ने बोला कि मेरा घर ले लीजिए, वो बिल्कुल फर्निश्ड है। क्या है? एकदम फर्निश्ड है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है। बी ने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं, और सच में घर फर्निश्ड भी था, बट जो ये घर था वो सी का था। अब क्या? अब तो ये वॉइड हो जाएगा ना, इसको अथॉरिटी ही नहीं थी।
अथॉरिटी नहीं थी, ये लॉ से इसका इन्फोर्समेंट ही नहीं करा, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये वॉइड एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये एग्रीमेंट सही नहीं है तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन जहाँ अगर ये घर सच में एक का होता फिर यहाँ कुछ कमी होती तो ये वॉइडेबल हो जाता, क्योंकि सिर्फ इसका झूठ बोलने का पर्पस था कि मैं इससे इसकी सहमति ले लूँ, लेकिन यहाँ झूठ बोलने का पर्पस क्या था, फ्रॉड करना था इसी से। तो आपको वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में समझ में आया। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो वैलिड था बट वैसी कुछ सर्कमटेंसेस आ गई कि अब वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका ये हो गया। तो वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम प्री पे बात कर लेते हैं। प्री पे सिर्फ इसके सेक्शन के नंबर पूछे जाते हैं कि कौन सा सेक्शन क्या नंबर पे है, कौन सा 2G पे है, 2I पे है, 2E पे एग्रीमेंट है, ठीक है। आपको हो सकता है कुछ ऐसे ही एग्जांपल दे दे कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, जब उसने संविदा की थी उस समय उसकी पुत्री मर चुकी थी, पहले से ही मरी हुई थी, तो अब बताइए ये शून्य संविदा है या शून्य करार, तो आप बोलेंगे शून्य करार है, शून्य संविदा नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही वॉइड थी, ठीक है, स्टार्टिंग में सी जीवित ही नहीं थी। पर अगर वो बोलता है कि संविदा के समय सी जीवित थी पर उसके 2 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, अब क्या है, ये शून्य करार है कि शून्य संविदा है कि उपरोक्त दोनों की उपरोक्त में से कौन नहीं, तो कोई क्या है, ये शून्य संविदा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि एट अ टाइम तो ये वैलिड था ना, अब वॉइड रह गया तो ये क्या हो जाता है, ये शून्य हो जाता है। तो आपको आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय बाय।